दोस्तों कल मेरा एक दोस्त रमेश मेरे घर आया। हम दोनों में ऐसे ही नॉर्मल बातें चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा, यार रमेश एक बात बता, ये शेयर मार्केट सुन के तेरे दिमाग में क्या आता है? उसने बोला रिस्क। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, यार तूने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है? उसने जवाब दिया, यार मुझे बर्बाद थोड़ी होना है। फिर मैंने उससे एक और बार पूछा, यार तुझे पता भी है कि शेयर मार्केट होता क्या है? तो उसने बोला, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बर्बादी की शुरुआत है। फिर हम में थोड़ी और ऐसी बातें हुई और फिर उसके बाद वो अपना घर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि रमेश की तरह ही बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट का हवा बना रखा है कि शेयर मार्केट एक दलदल है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा पक्का डूब ही जाएगा। और तभी मेरे दिमाग में इस वीडियो को बनाने का ख्याल आया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है और किस तरह से काम करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों सेम ही है और कभी कभार लोग इसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। रमेश की सारी बातों में एक बात तो बिल्कुल सही थी कि शेयर मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन दोस्तों रिस्क तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने में भी है और रिस्क तो रोड क्रॉस करने में भी है। चलो मैं आपको हर बार की तरह एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके किसी रिलेटिव ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया है और आपसे कहा कि आप उसके पार्टनर बन जाओ और थोड़ा पैसा उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। और आपने उस पर भरोसा करके थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया और अब वो आपसे आके कहता है कि अगर जो प्रॉफिट होगा तो उसे हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे और अगर लॉस होगा तो आपका पैसा तो डूबेगा ही। ये भी तो एक रिस्क है। और ऐसे ही आप शेयर मार्केट में बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस में, टाटा में। और अब अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूबेगा। अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ कर ली तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। और ये बिल्कुल आपके रिलेटिव की तरह है, जैसे आपने उस पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया कि अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा और अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं, मैं लॉस सह लूंगा, लेकिन आपको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ऐसे ही शेयर मार्केट में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। और शेयर मार्केट में भी बहुत सी कंपनियां डूबती रहती है जिनमें लॉस होता है और बहुत सी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कई गुना कर दिया है। बट डेफिनेटली ये रिस्की तो है, लेकिन यहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें रिस्क को कम किया जा सकता है और रिस्क को हम तभी कम कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों मान लो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसा आपके घर वाले दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे और शायद रिलेटिव्स भी दे दे। और अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए तो बैंक से भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। इतने पैसे ना तो आपको फ्रेंड्स दे पाएंगे और ना ही रिलेटिव्स दे पाएंगे और बैंक भी नहीं देगा। हाँ, अगर आप एक बड़े खानदान से बिलोंग करते हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आखिर सवाल वही है कि इतना पैसा आपको देगा कौन? ये पैसा मिलेगा आपको जनता से, यानी ये पैसा आपको पब्लिक देगी। लेकिन उसके लिए आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे काम करने वाले हो, आपके फ्यूचर्स प्लान क्या है, कहाँ आपकी फैक्ट्रीज लगेंगी। और पब्लिक को आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। अब जिन लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आपको उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देनी होगी क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उसी हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं। आपने पैसा लिया और जिन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है आपने उन्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए। चलो ये तो थी कंपनी की बात कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और उसके बदले आपको शेयर्स दे दिए। अब आपकी बात करते हैं। मान लो आपने भी इंडिविजुअली किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने आपको आज शेयर्स दे दिए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पैसों की ज़रूरत है और आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं। लेकिन कंपनी तो अब आपको वापस पैसा देगी नहीं, कोई कंपनी ने तो उस पैसे से फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी आपको पैसा कहाँ से देगी? तो ऐसे में एक मार्केट होनी चाहिए जहाँ आप उस शेयर्स को बेच सको और इसी मार्केट को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। और इस मार्केट में आप 5,000 कंपनियों के शेयर जब चाहे ले सकते हैं और जब चाहे बेच सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग शेयर मार्केट में कुछ न कुछ खरीदते बेचते रहते हैं। तो ज़्यादातर टाइम पर आपको अपने शेयर के लिए बायर्स या सेलर्स मिल ही जाते हैं। और यही तो कमाल है शेयर मार्केट का
कि आप एक पल में किसी भी बड़े बिजनेस के हिस्सेदार बन सकते हैं। सोचिए, आप रतन टाटा के बिजनेस के हिस्सेदार बन सकते हैं सिर्फ उनके शेयर्स खरीद के। और सोचिए, आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के भी हिस्सेदार बन सकते हैं सिर्फ शेयर मार्केट के जरिए। इस मार्केट ने बहुत सारे लोगों को पास्ट में बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया है, और अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स ऐप की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपनी पसंद के किसी भी बिजनेस में हिस्सेदार बन सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं, मतलब मुझे तो फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो क्या मैं फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बैकग्राउंड ज़्यादा मैटर नहीं करता। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस में एक बार एक सर्वे हुआ, जिसमें एक तरफ 10 साल के बच्चों को स्टॉक्स पिक करने को कहा और दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्टॉक्स पिक करने को कहा। और 4-5 साल बाद जब चेक किया कि किसके शेयर ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पीछे छोड़ दिया। अब बच्चों को क्या पता आर्ट्स क्या, कॉमर्स क्या और साइंस क्या, बस उन्होंने 5th क्लास तक की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ी है, और इतना तो आपने भी पढ़ा होगा। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चे थे और उन्होंने कैडबरी, डिज्नी, बारबी ऐसे टाइप्स के स्टॉक्स को पिक किया जिनमें उन्हें इंटरेस्ट भी था और उसके वो कस्टमर्स भी थे, और एक प्रोडक्ट को कस्टमर से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता था। और बच्चों ने उन कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज़ कर रखा था और उन्हीं को पिक किया, मतलब वो कंपनी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी और इसीलिए उन कंपनियों को अच्छा परफॉर्म करना ही था। और ज़्यादातर चांसेस में यही होता है कि जो कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, और इसी वजह से बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पीछे छोड़ दिया। और दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस किए, लेकिन उन्होंने ग्राउंड की रियलिटी को नहीं देखा, और इसी वजह से उनके पिक किए हुए स्टॉक बच्चों के मुकाबले काफ़ी पीछे रह गए। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग के लिए आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। जनरली फीमेल्स डॉक्टर्स को भी बढ़िया इन्वेस्टर माना जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ और घर में अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ, और इसी वजह से वो किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं ले पाती है, और इसी वजह से सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के सहारे वो सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जिनके प्रोडक्ट वो खुद यूज़ करती है। इन्वेस्टमेंट करके भूल जाती है कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया है। 5-10 साल तक उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करें, जिसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शन फीस लो होती है और कंपाउंडिंग की वजह से उनका पैसा भी कई गुना मल्टीपल हो जाता है। और अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए।